तो आज हम लोग वेक्टर का कंप्लीट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, वेक्टर एंड मोशन। ये चैप्टर आज हम कंप्लीट करेंगे, वेक्टर और मोशन, इस वीडियो में। तो आप भी अपना कॉपी और पेन निकाल लीजिए और जहाँ भी हम कुछ लिखा है तो लिख लीजिएगा तो बेटर होगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से भी सारे नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का जो सही जवाब देने वाला था वो प्रीस जी से, जिन्होंने कि लास्ट क्लास का सही जवाब दिया था 6 सिग्निफिकेंट फिगर। इस क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन जब उसका वीडियो बनेगा, आपको डाउट क्लास का वीडियो बनेगा तो उसमें आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले है वेक्टर एनालिसिस। वेक्टर एनालिसिस को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कुछ फिजिकल क्वांटिटी को जो कि हम लास्ट क्लास में देखे थे। तो बस एक बार छोटा सा बता देना चाहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें, उसी को, कोई भी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें वो फिजिकल क्वांटिटी है। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड किए हैं। पहला है स्केलर और सेकेंड है वेक्टर। तो हम सबका बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी इतना आगे चलते बढ़ते हैं। तो यही है वेक्टर एनालिसिस में कि कोई भी क्वांटिटी को हम दो पार्ट में किए हैं, एक को स्केलर दिए हैं, दूसरा का नाम वेक्टर दिए हैं। अब स्केलर क्वांटिटी को समझते हैं। स्केलर हमारे चैप्टर सिलेबस में नहीं है तो हम स्केलर को शॉर्ट में समझेंगे। हमारे सिलेबस में वेक्टर है, तो चलिए स्केलर को हम एक शॉर्ट में देख लेते हैं क्या है। अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कि ओनली मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड होता है, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे कि मेरे पास कुछ मास है, एक मास है 5 kg, तो देखिए इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है और इसको पूरा तरह से डिफाइन भी कर देता है, नहीं ये 5 kg है, ये 5 kg है, इसको पूरा तरह से डिफाइन कर देता है और इसको किसी और यूनिट के जरूरी नहीं पड़ता है। अगर आपको लेंथ मेजर करना होगा, पड़ेगा, तो आप 5 मीटर, जो ये खुद में कम्प्लीटली डिफाइंड है, इसको और कोई किसी का हेल्प नहीं लेना पड़ रहा है कुछ बताने के लिए। तो ये था स्केलर क्वांटिटी को का यहाँ डिफिनेशन है, देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी बुक क्या कहता है स्केलर क्वांटिटी के बारे में। ऐसा क्वांटिटी जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड हो, जैसे हम बताएं 5 kg 10 kg, ये सब क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये सब मैग्नीट्यूड है और कोई उसमें डायरेक्शन नहीं हो। तो इसमें हमको डायरेक्शन का कोई भी जरूरी नहीं पड़ रहा है, तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। एग्जाम्पल में हमारे पास मास है, जैसे मैंने बताया 5 kg, डिस्टेंस जैसे कि लेंथ के बारे में बताया, टाइम के लिए टाइम देखें तो 5 सेकेंड, इसका कहीं कोई ज़रूरत है डायरेक्शन का कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ रहा है। स्पीड है, उसमें भी नहीं होता है मीटर पर सेकेंड, उसमें कोई डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, किस डायरेक्शन में जा रहा है। वॉल्यूम भी है, डेंसिटी है, प्रेशर है। अब देखिए प्रेशर में देखिए एक सर्टेन डायरेक्शन होता है। जैसे मान लेते हैं एक प्लेट है, हम इस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। लेकिन यहाँ देखिए तो हम यहाँ पर एक प्रेशर लगा रहे हैं और उसके कारण हमारा यहाँ पर एक सर्टेन एरिया पे, एक यूनिट एरिया पे फोर्स लग रहा होता है, तभी प्रेशर लगता है। लेकिन इसका एक सर्टेन डायरेक्शन होता है, फिर भी हम इसको स्केलर में लेते हैं। तो इसका रीजन हम देखेंगे, उसमें कोई वेक्टर एडिशन नहीं होता है। तो वेक्टर एडिशन क्या है, तभी थोड़ा देर में देखेंगे। उसके बाद बड़ा वर्क में हम लोग देखे थे कि किसी भी डायरेक्शन से करने से सिर्फ डिस्प्लेसमेंट देखा जाता है, ये नहीं देखा जाता है कि आप किस डायरेक्शन से गए या कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट दिखाया गया था, हम लोग लास्ट क्लास में भी देखे थे, आगे भी हमारा वर्क चैप्टर है उसमें भी देखेंगे। फिर एनर्जी भी है, एनर्जी का भी कोई सर्टेन डायरेक्शन भी नहीं होता है, पावर का भी कोई सर्टेन डायरेक्शन नहीं होता है। और एक है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट।
इलेक्ट्रिक करंट और आपको प्रेशर दो एक्सेप्शन में आ जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का भी देखे थे हम लोग, देखे थे कि किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में फ्लो करता था। हम लोग क्लास 10th में देखे थे इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करता था किसी एक सर्टेन डायरेक्शन में करता था, फिर भी इसको स्केलर में रहते हैं। क्योंकि इसमें हम लोग देखे थे, जब ऐसा देखे थे हम लोग, एक इधर से कोई भी एक 5 एम्पेयर करंट आता था और कोई दूसरे डायरेक्शन से 5 एम्पेयर करंट आता था, और इधर जो निकलता था तो वो डायरेक्टली हम कहते थे 10 एम्पेयर करंट निकल रहा है। लेकिन एक वेक्टर एडिशन में जो ऐसा सिस्टम नहीं होता, उसमें कुछ नया तरीका था। यहाँ अगर 5 इधर से जा रहा है, 5 इधर से जा रहा है, तो किस एंगल पे है उसे भी हम कंसिडर करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं वेक्टर की तरफ। तो वेक्टर क्वांटिटी किसको कहेंगे? तो हम स्केलर तो देख लिए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं हो, लेकिन वेक्टर में क्या? वेक्टर क्वांटिटी वैसा कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो ही, मैग्नीट्यूड हो ही और साथ ही साथ इसके साथ डायरेक्शन भी हो, ये दोनों तो होना चाहिए, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। और एक इसमें क्राइटेरिया का जरूरी पड़ता है, वो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और इसी के वजह से, इसी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के वजह से हम इलेक्ट्रिक करंट को और प्रेशर को स्केलर में लिए, इसी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की वजह से। तो मैग्नीट्यूड तो आप समझते हैं और डायरेक्शन भी समझते हैं, और लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इसको हम थोड़ा देर में देखेंगे क्या है। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको में मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी हम देखते हैं डिफिनेशन क्या करता है। अगर कोई भी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी जो पोजेट करता है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, और साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये काफ़ी जरूरी टर्म है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है पॉलिटेक्निक में। तो ऐसा क्वांटिटी जो कि बोथ उसमें मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, साथ ही साथ लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे, उसी को हम वेक्टर कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट देते हैं, वेलोसिटी देते हैं, फोर्स देते हैं। तो आप लोग शायद 10th में ये था कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट इधर चलता है 5 मीटर और वापस रिटर्न बैक 3 मीटर आ जाता है, तो इसका डिस्टेंस तो हम कहते थे कि 8 मीटर होता था, 8 मीटर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हम कहते थे कि 2 मीटर ही हुआ। तो क्या यही है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? लेकिन ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इस क्लास में थोड़ा और ज़्यादा हमको देखना है। ये हमारा सिंपल था कि वो सेम जीरो एंगल पे इधर रिटर्न हो गया था, इसीलिए ऐसे करते थे, नहीं तो हमको कुछ और भी इसमें करना पड़ता है, देखेंगे थोड़ा देर में। अब टाइप ऑफ वेक्टर जो है, कोई वेक्टर है उसको, ये वेक्टर जो हम लोग देखिए इसको बहुत टाइप में डिवाइड कर दिया गया। पहला एक है इक्वल वेक्टर, सॉरी इक्वल वेक्टर क्या है? जब कोई दो वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, एक सेकंड वेक्टर ये है, अगर इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो, मैग्नीट्यूड करने का मतलब बस एक बार मैग्नीट्यूड को हम सही से समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट है, तो इसमें हम कहेंगे 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ के डायरेक्शन में 5 मीटर है, ठीक, 5 मीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। तो 5 मीटर जो है, ये 5 मीटर जो है इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और ये नॉर्थ जो बता रहा है उसका डायरेक्शन हो गया। तो यही है इसका मैग्नीट्यूड। तो क्या करें, अगर दो वेक्टर हैं उसका डायरेक्शन सेम हो और साथ ही साथ इसका मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, ये 10 है तो ये भी 10 ही होना चाहिए, ये अगर 10 है तो ये भी 10 होना चाहिए, ये 20 है तो ये भी 20 ही होना चाहिए, तभी उसको इक्वल वेक्टर कहेंगे। और दोनों का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं ये भी इसी साइड है, ये भी इसी साइड है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इसीलिए इसको हम इक्वल वेक्टर कहेंगे। इक्वल वेक्टर के पता चलता है आपको अपोजिट वेक्टर।
अपोजिट वेक्टर क्या है? जब कोई एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, कोई दूसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, दो डायरेक्शन है, तो इसका देखिए तो हम डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों एक दूसरे के पैरेलल भी होना चाहिए, पैरेलल भी होना चाहिए, ठीक। और इसके बीच में अगर देखें तो हम एंगल कितना बन रहा है 180 डिग्री, और इसके बीच में देखें तो एंगल 0 डिग्री बन रहा है। अगर दो अपोजिट वेक्टर के बीच में अगर पूछ लिया जाए कि इसका एंगल कितना होता है, तो वो हमको बताना है 180 डिग्री होता है, और दो इक्वल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है। उसके बाद है हमारे पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है जो, अगर कोई वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मैग्नीट्यूड 1 हो, इसी 1 को हम यूनिटी भी कहते हैं, इसी 1 को हम यूनिटी भी कहते हैं। अगर कोई वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है 1 हो और उसको यूनिटी कहते हैं, मैग्नीट्यूड यूनिटी हो, तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को जो है जैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें एक कैप लगा देते हैं। एक कैप का मतलब, इसको एक कैप पढ़ते हैं और इसमें कैप लगाते हैं यूनिट वेक्टर को डिनोट करने के लिए। जैसा मेरे पास मान लेते हैं कोई भी है, जैसे हम समझे तो 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देखे थे, 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, तो हमारे पास ये एक वेक्टर है कोई भी, ये मान लेते हैं कोई ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, तो हमको इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। इसको 1 लाने के लिए क्या करेंगे, हम डिवाइड 5 से कर देंगे, तभी हमारा 1 आएगा। तो चलिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं 5 से। तो हम बताए थे कि ये जो है, ये 5 जो इसका मैग्नीट्यूड है, ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड को हम कैसे डिनोट करते हैं, कोई वेक्टर का तो पहले वेक्टर लिख देते हैं, उसके बाद उसके दोनों तरफ मोड देते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड इससे निकल जाता है। तो इसको 5 मीटर दे दिया, तो हमारा ये मैग्नीट्यूड हो गया। ये मीटर देना सही नहीं होगा, मीटर हटाते हैं, 5 दे दिए। तो अब ये एक दूसरे कैंसिल आ जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 1 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक। तो अब हम इसकी, ये क्या निकल गया मेरा यूनिट वेक्टर, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 हो गया। तो यूनिट वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता है। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई हमें यूनिट वेक्टर दिया हुआ रहता है, यूनिट वेक्टर तो हमें पता रहता है, ये कोई सर्टेन डायरेक्शन दिया हुआ रहता है और साथ ही साथ उसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ रहता है, तो हमको वेक्टर फाइंड करना रहता है। तो वेक्टर बराबर से फार्मूला हमारा निकल जाता है ए कैप इंटू मोड ऑफ। तो इस फार्मूला को याद रखना है, ये आपसे पूछा जाता है जनरली। उसके बाद आ जाता है आपको ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। ऑर्थोगोनल से अभी तक कभी सवाल पूछा नहीं गया है, लेकिन देख लेते हैं। ये आपके सिलेबस में है पर आज तक कभी सवाल इससे पूछा नहीं गया है। तो क्या कहते हैं कि जब 3 वेक्टर हैं, इनको ही मान लेते हैं, एक वेक्टर इससे है, सेकेंड वेक्टर इससे है, ये तीनों हैं जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। मतलब कि समझ लीजिए, अगर आप अपने घर के कॉर्नर देख लें, कोई एक कॉर्नर देख लीजिए, उसमें किसी एक नीचे का साइड को एक्स मान लीजिए, ये डायरेक्शन मान लीजिए, किसी को दूसरे को इस डायरेक्शन में, और अपर साइड जो कॉर्नर का निकल रहा होगा उसको इस डायरेक्शन मान लीजिए। तो इसी को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर कहते हैं। जब भी कोई भी वेक्टर अपने एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो तो उसी को हम ऑर्थोगोनल वेक्टर बोलते हैं। और ऑर्थोगोनल वेक्टर के बीच में होता है 90 डिग्री होता है हमारा, ऑर्थोगोनल वेक्टर के बीच में 90 डिग्री होता है। इसको अब हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर को तो यूज किसके लिए करते हैं, तो इसका यूज होता है हमें एक सर्टेन डायरेक्शन देने के लिए, सर्टेन डायरेक्शन देने के लिए, बस इसका यही काम है, किसी एक सर्टेन डायरेक्शन देना है यूनिट वेक्टर का। तो वो जो इस डायरेक्शन में रहता है उसको हम एक्स डायरेक्शन कहते हैं, एक्स डायरेक्शन कहते हैं। इस डायरेक्शन को रहता है जो हम, इसको हम लोग जेड कहते हैं और इसको कहते हैं वाई। और अगर इसी एक्स डायरेक्शन में जो है, हम इसको दोबारा एक बार बनाते हैं, ये एक्स डायरेक्शन में जो है, अगर इसी से
जिस जहाँ तक मैग्नीट्यूड इसका 1 होगा वहाँ तक एक वेक्टर अलग कर लें, और तो इसका नाम क्या हम दे सकते हैं, आई कैप। आई कैप क्या बताता है, एक्स के डायरेक्शन में कोई भी यूनिट वेक्टर को हम आई कैप से नोट करते हैं। और ऐसे ही वाई कैप में अगर ये 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड जहाँ तक होगा वहाँ तक ले ले तो वो जे कैप हो जाएगा। तो हम वाई के डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम जे से डिनोट करते हैं और जेड के डायरेक्शन में के से डिनोट करते हैं, के कैप से। तो ये 3 वेक्टर था जिसको वेक्टर नोटेशन था, जो कि आई कैप से एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में जे कैप से और जेड के डायरेक्शन में के कैप से डिनोट करते हैं कोई भी वेक्टर को। तो इसका इसे सवाल नहीं आता है, तो अगर आप ध्यान दें फिर भी। और उसके बाद है हमारा नल वेक्टर। नल वेक्टर जो है, जब कोई वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड 0 हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 हो तो उसको हम नल वेक्टर कहते हैं। जैसे मान लेते हैं एक फोर्स लगता है इधर 5 न्यूटन का, उसके अपोजिट डायरेक्शन में 5 न्यूटन का फोर्स लगता है, तो इसका हम देखेंगे रिजल्ट में क्या होगा, 0 फोर्स हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसी को ही हम नल वेक्टर कहेंगे। इसका डायरेक्शन जो होता है अनडिफाइन होता है, डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है, डायरेक्शन अनडिफाइंड होता है। ये जो था कॉन्सेप्ट आप देखते हैं बुक क्या कहता है, इक्वल वेक्टर के बारे में बुक कहता है कि अगर 2 वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन में, जैसा कि हम लोग देखे थे फर्स्ट केस में, तो हमारा इसका भी देखिए डायरेक्शन सेम है, इसका भी डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम इसको कहेंगे इक्वल वेक्टर। ये डिपेंड नहीं करता है कि इसका इनिशियल पॉइंट कहाँ है। जैसे मान लेते हैं हम एक वेक्टर बनाते हैं इस जगह पे ए वेक्टर, और दूसरा वेक्टर हम बनाते हैं इस जगह पे बी वेक्टर, बस इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। ये डिपेंड नहीं करता है कि ये यहाँ बनाए थे इसी के जस्ट नीचे या किधर भी कहीं भी बना सकते हैं, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए, जैसे हम लोग फिगर में देख सकते हैं। और ए और बी जो वेक्टर है वो इक्वल वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है। उसके बाद है हमारे पास अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर में जो है 2 वेक्टर जो होता है पैरेलल होता है और इक्वल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन होता है, उसी को हम अपोजिट वेक्टर कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इसको हम अपोजिट वेक्टर कहेंगे। तो इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं सी का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू डी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू डी वेक्टर। तो ये एरो जो है, एरो जो ऊपर में दे रहे हैं, ये किसी वेक्टर को नोटेशन में आता है। जब कोई भी वेक्टर को अगर हमको रिप्रेजेंट करना होता है तो उसके ऊपर हम एक एरो साइन देते हैं उस वेक्टर के ऊपर, तो हम उसको नोट करते हैं कि नहीं वो एक वेक्टर है। अब उसके बाद आता है आपको यूनिट वेक्टर। अगर कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इक्वल हो यूनिटी, तो हम यूनिटी के बारे में बताएं कि अगर कोई भी यूनिटी को हम 1 कहते हैं, अगर कोई वेक्टर यूनिटी के बराबर हो तो यानी 1 के बराबर हो उसका मैग्नीट्यूड, तो उसको हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का जो होता है, जैसे ये कोई वेक्टर उसका यूनिट वेक्टर को डिनोट करना होगा तो हम उसको उसी वेक्टर, जैसे हमको अभी एक क्वेश्चन देखे थे हम, कोई में हमारे पास था ए कैप बराबर था ए वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये हम कुछ देर पहले भी देखे थे मैग्नीट्यूड ऑफ ए। तो वही बता रहा है कि अगर कोई एक वेक्टर हो जिसका कि मैग्नीट्यूड एक ए मोड हो, ए मोड से एक मोड से हम मोड से कोई भी मैग्नीट्यूड को नोट करते हैं, तो उसका जो यूनिट वेक्टर होगा उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये था हमारा क्या आया था, जैसे हम देखे थे एग्जांपल के तौर पे हम उसमें देखे थे 5 मीटर टुवार्ड नॉर्थ देखे थे। जब इसको 5 से डिवाइड किया तो हमारा 1 मीटर टुवार्ड नॉर्थ आया था, 1 मीटर टुवार्ड नॉर्थ आया था। तो क्या था कि उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहला वेक्टर शुरुआती वेक्टर था उसी डायरेक्शन में हमारा दूसरा वेक्टर आ गया, उसी को सेम डायरेक्शन में, उसी जैसा कि पहले ए कैप का था। तो इसको डिनोट किया जाता है ए कैप से। कोई भी यहाँ कुछ भी आ सकता है लेकिन ऊपर में कैप होना चाहिए। और इस यूनिट वेक्टर को जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन में किसी डायरेक्शन को डिजाइन करता है, और मैग्नीट्यूड जो होता है मल्टीप्लाइंग बाय यूनिट वेक्टर
जैसा कभी हम एक फार्मूला आपको बताए थे, कोई भी यूनिट वेक्टर, यहाँ मोड लग जाएगा, हम बताए थे कि कोई भी वेक्टर जो होता है उसका यूनिट वेक्टर और मोड का मल्टीप्लाई होता है। तो वही यहाँ बताया है, कोई वेक्टर जो होता है, मैग्नीट्यूड जो होता है, मल्टीप्लाई करके उसका यूनिट वेक्टर और उसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करके ही हमको ऑब्टेन होता है कोई भी वेक्टर। उसके बाद ऑर्थोगोनल वेक्टर, तो इससे बताए थे, कोई क्वेश्चन इससे आता नहीं है, कभी आज तक एग्जाम में आया नहीं है, तो फिर भी देख लेते हैं। अगर कोई वेक्टर है एक दूसरे के बीच में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, सभी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और एक्स के डायरेक्शन में आई कैप से, वाई के डायरेक्शन में जे कैप से, और जेड के डायरेक्शन में के कैप से डिनोट करते हैं। यही हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। उसके बाद नल वेक्टर जो है जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और डायरेक्शन, अब मैग्नीट्यूड 0 होगा, डायरेक्शन अनडिटरमाइंड रहेगा, क्योंकि अगर हम लिखे 0 मीटर टू अर्थ नॉर्थ, तो हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई का वापस 0 ही हो जाएगा। तो इसका होता है कि मैग्नीट्यूड 0 होता है और डायरेक्शन अनडिटरमाइंड होता है। अब जैसे हम बात किए तो उसमें लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का जब हम बात कर रहे थे तो हम बताए थे, कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे, तो यही है हमारा वेक्टर एडिशन ऑफ वेक्टर। तो इसको जो है, जैसे कि हमारा मान लेते हैं, जो हम पहले देखें वही एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हम इजीली समझ जाएं। जैसा कि ऐसा हमारा कभी केस होता था, हम इस साइड डायरेक्शन में 5 मीटर चलें, फिर इस डायरेक्शन में फिर से 5 मीटर चलें, तो हमें पूछा जाता था कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। हम लोग इसको पिछले क्लास में हम ड्राइव कर भी चुके हैं, क्लास 10th में हम ये पढ़ चुके हैं कि यहाँ का डिस्टेंस कितना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर ऐसे लेते थे कुछ 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5√2 आ जाएगा, 5√2 आ जाएगा। तो ऐसे हम लोग पिछले क्लास में हम ड्राइव कर चुके हैं इसको, फिर भी कर देगा, इसको देख लेते हैं, और इसको ये अभी फार्मूला से भी करेंगे कुछ देर बाद कैसे हुआ। और दूसरा है ट्रायंगल लॉ से, और दूसरा है हमारा पैरेललोग्राम लॉ से। पैरेललोग्राम लॉ से उसमें हम पैरेललोग्राम बना के ड्रॉ करके तब जाके हम देखते हैं कैसे वेक्टर एडिशन होता है। तो चलिए हम एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे एडिशन ऑफ वेक्टर है, तो एडिशन ऑफ वेक्टर है जो वो ट्रायंगल लॉ से होता है वेक्टर एडिशन से, पैरेललोग्राम लॉ का वेक्टर एडिशन से। तो अभी हम लोग समझे कैसे, हम लोग देखें कि कैसे ये अभी तो कुछ देर पहले हम लोग देखें कि कैसे वेक्टर एडिशन जो होता है देखें कि वो नॉर्मल एडिशन से डिफरेंस होता है। तो हम इधर देखें कि इधर मेरा 5 मीटर था, इधर 5 मीटर था, तो हमको यहाँ से देखें तो हमको 5√2 आया, 5√2 आया। और अगर सिंपल एडिशन करते तो हमारा इधर 5 मीटर है और इधर भी 5 मीटर है, तो हम टोटल डायरेक्ट 10 मीटर लिख देते, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस हो रहा है। तो चलिए इसको हम क्लियरली समझते हैं, ट्रायंगल लॉ को, वेक्टर एडिशन को। तो पहले हम सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, कुछ भी एंगल पे एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो पहले ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहता क्या है? कहता ये है कि अगर कोई दो वेक्टर हैं, जैसे मान लेते हैं ये फर्स्ट वेक्टर है, ए वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में, ए वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी वेक्टर जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इससे अपोजिट ये ऐसे जा रहा है, ऐसे जाना है, ऐसे गया, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे गया। अब इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ऐसे ना जाके अगर हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, तो वो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, मतलब दोनों का एडिशन हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा, ए प्लस बी आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आ जाएगा। चलिए फिर एक बार देखते हैं क्या कहता है, फिर से एक बार समझते हैं ट्रायंगल लॉ क्या कहता है। कोई एक वेक्टर है जो कि अपने ऑर्डर में चल रहा है, सेकंड वेक्टर वो भी उसके सेम ऑर्डर में चल रहा है, अब थर्ड वेक्टर जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये दोनों ही डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन देखिए इसको अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, तो इसी को हम इसका दोनों का वेक्टर का ए वेक्टर बी वेक्टर और ए प्लस बी इसको कहेंगे, ए प्लस बी वेक्टर इसको कहेंगे, और इसी को हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर भी कहते हैं।
तो चलिए देखते हैं इसका फार्मूला क्या है, कैसे इसको ड्राइव किया जाता है। इसका फार्मूला है, जैसे कि हम यहाँ पर कौन कौन वेक्टर लिए थे, ए वेक्टर लिए थे, बी वेक्टर लिए थे। तो रिजल्टेंट बराबर, रिजल्टेंट इसको कहते हैं, या फिर आपको कह सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये इसका फार्मूला हो गया, ये इसका फार्मूला हो गया। अब आता है कभी कभी हमें एंगल, दोनों के बीच का एंगल निकालने पूछ दिया जाता है। ये दोनों रिजल्टेंट और ए वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा क्या है। तो हम यहाँ से हमें उसमें दिया हुआ रहता है, हमारे पास रिजल्टेंट दिया हुआ रहता है, वेक्टर ए वेक्टर भी दिया हुआ रहता है। तो हम चलिए इस पर क्वेश्चन करके देख लेते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन आएगा। तो हमारा दिया हुआ है कोई दो वेक्टर का रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर का प्लस बी वेक्टर का दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। बताया हुआ है वेक्टर ये जो है ए वेक्टर जो है 5 है, बी वेक्टर जो है 7 है। हमें बोल रहा है कि दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, थीटा दोनों के बीच का क्या होगा। तो हमारा क्वेश्चन ये थीटा से मैंने लिया था, जनरली थीटा से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो मेरा फार्मूला क्या है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का वैल्यू हमारा 10 था, तो 10 दे दिए। अब 10 पे हम स्क्वायर देते हैं, रीजन क्या है हम बताते हैं थोड़ी में। उसके बाद हमारा ए वेक्टर है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 5 पे स्क्वायर। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 7 प्लस 7 पे स्क्वायर। उसके बाद हमारा है 2ab cos थीटा। तो हम देते हैं 2ab cos थीटा। ए के जगह हमारा हो गया 5, ए की जगह 5 हो गया और बी की जगह 7 हो गया और cos थीटा। तो जहन अब इसका ऐसे हम स्क्वायर क्यों थे, स्क्वायर इसीलिए थे अगर हम इसके रूट को इस डायरेक्शन में लाए तो हमारा ये स्क्वायर हो जाएगा और सभी तरफ हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, तो हमारा सॉल्व करने में थोड़ा ईजी होगा। तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 5 का 25 हो गया, 7 का 49 हो गया और यहाँ 70 cos थीटा हो गया। दोनों को एडिशन, दोनों को डायरेक्शन में लाते हैं, 100 माइनस दोनों को कर लेते हैं, 74 हो गया बराबर 70 cos थीटा। इन 74 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 26 बराबर 70 cos थीटा। तो cos थीटा बराबर हो जाएगा 26/70। तो ये हमारा आ गया, थीटा का वैल्यू आ गया cos इनवर्स 26/70। तो यहाँ देखिए कि हमारा इस तरह से हम कुछ किसी का भी डायरेक्शन ड्राइव कर सकते हैं, या फिर फार्मूला है हमें एडिशन भी ड्राइव करने थे, तो हम एडिशन तो पूछा नहीं जाता है, जनरली थीटा ही पूछा जाता है। अब देखिए दो वेक्टर का जो एडिशन था, ए वेक्टर था और बी वेक्टर था, इसका मिनिमम क्या हो सकता है और मैक्सिमम क्या हो सकता है हम ये देखते हैं। जैसे मिनिमम है, कोई दो वेक्टर है तो मिनिमम कब आएगा, जबकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो जाए, तभी तो सबसे मिनिमम आएगा। जैसे कि हम देखें यहाँ पर कोई एक 5 मीटर इस डायरेक्शन में चले, उसके बाद 2 मीटर इस डायरेक्शन में चले, 5 मीटर इस डायरेक्शन में चले, 2 मीटर इस डायरेक्शन, तभी तो मेरा मिनिमम कैसे आएगा। इसके अलावा हम किसी भी डायरेक्शन में जाए, ऐसे जाए या ऐसे जाए, ऐसे जाए, किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे तो मेरा कुछ ना कुछ उससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा डायरेक्ट 180 डिग्री में अगर डायरेक्ट रहे, अपोजिट डायरेक्शन में चले, तो मेरा मिनिमम होगा। तो मिनिमम कितना होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मेरा मिनिमम होगा और साथ में मैग्नीट्यूड, ये मिनिमम होगा। मैक्सिमम क्या हो जाएगा, ए वेक्टर है प्लस बी वेक्टर, मैक्सिमम क्या वैल्यू हो जाएगा। और दोनों वेक्टर ए वेक्टर भी हैं
वेक्टर ए भी है और वेक्टर बी भी है, दोनों का सेम डायरेक्शन में चलेगा वो तो आपको मैक्सिमम सबसे हो जाएगा। तो ए प्लस बी आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। यहाँ वेक्टर से साइन देने का जरूरत नहीं है, यहाँ भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो ये था हमारा दो मिनिमम मैक्सिमम का केस। अब चलते हैं आगे, देखते हैं बुक इसको कैसे डिफाइन करता है, बुक क्या कहता है। जल्दी यहाँ बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों को ऐड करना है। तो जैसा कि हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम देख लेते हैं। जैसे यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, दोनों ही डायरेक्शन में चल रहा है। और तीसरा वेक्टर है जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में गया है। और जो है बी, जो है टेल ऑफ बी कोइंसाइड विथ हेड ऑफ ए। देखिए क्या, सॉरी, टेल ऑफ बी जो है, बी का टेल जो है देखते हैं ए का हेड पे है, टेल ऑफ बी जो है कोइंसाइड विथ टेल ऑफ ए। और रिजल्टेंट वेक्टर जो ज्वाइनिंग क्या है, ए से जो टेल ए का टेल से है, ए के टेल से है और बी के हेड पे गया है, और बी के हेड पे गया है, और बी के हेड पे गया है। तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर जो हो गया ए प्लस बी, ये हमें इस दोनों का एडिशन के बराबर हो गया। तो अगर इसी को हम देखें तो ये ए सी वेक्टर जो है ए प्लस बी है, ए प्लस बी वेक्टर है, और उसी को लिख दिया अंडर रूट ए स्क्वायर। तो हम ए भी दिए हैं तो ए स्क्वायर हम इसकी जगह दे सकते हैं, ए बी सी की जगह बी स्क्वायर दे सकते हैं, और टू ए बी की जगह टू ए बी, इसकी जगह टू ए बी कॉस थीटा। तो हम इसीलिए ये फॉर्मूला बताते हैं कि इजी होता है याद करने में, ये याद करने में तो डिस्टर्ब दिक्कत होता है, इसलिए इसे याद कर लें तो बेटर होगा। अब ये था, उसके बाद था हमारा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, मान लेते एक उसके लिए सबसे पहले पैरेललोग्राम ड्रॉ करते हैं हम। ये मेरा पैरेललोग्राम है, ठीक। इसमें ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। तो इस दोनों के बीच में जो टेल जहाँ पर है, उससे अगर हम नेक्स्ट डायगोनल को मिलाएं तो ये जो वेक्टर रहेगा यही इसका एडिशन होगा, इसी का रिजल्टेंट होगा। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो दोनों के ए वेक्टर और बी वेक्टर के जो टेल के पास से जो एक डायगोनल निकलेगा वही हो जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर हो जाएगा। जी समझे। तो अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में तो बी वेक्टर उस दूसरे डायरेक्शन में, दोनों के बीच से जो पैरेललोग्राम बनेगा और उसके डायगोनल निकलेगा तो उसी को हम कहेंगे उसका रिजल्टेंट है। चलिए फिर एक बार देखते हैं क्या है इसमें। ये सब ज़्यादा पूछा जाता है इसीलिए हम रिपीट कर रहे हैं। कोई एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है। तो पहले सबसे पहले इसका एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। अब इसके बीच से डायगोनल निकलेगा, इसी डायगोनल को हम इस दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट के बराबर कहेंगे, आर से नोट करेंगे तो दोनों को रिजल्टेंट के बराबर। तो दोनों क्या है, एक पी वेक्टर है, एक क्यू वेक्टर है, इसको स्मॉल से नोट करना। चलिए कर, ये एक पी वेक्टर है और ये क्यू वेक्टर, इस दोनों को रिजल्टेंट वेक्टर कहेंगे। चलिए देखते हैं क्या एडिशन का प्रोसेस देखते हैं। एडिशन का सेम प्रोसेस जैसा उसमें था उसी वही सेम फॉर्मूला इसमें भी लगता है, तो हम डायरेक्टली आ जाते हैं इसमें, और कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, जब दो वेक्टर किसी एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट कर रहा बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ टू एडजेसेंट साइड और पैरेललोग्राम। तो ये कह रहा है कि जैसे हम कोई भी दो वेक्टर हैं जो कि दो एडजेसेंट साइड, तो ये दो बगल का, दो एडजेसेंट साइड मतलब होता है एक ही साथ एक ही बगल का साइड, तो दो साइड दिखा रहा है पैरेललोग्राम का। जब दो वेक्टर जो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, एडजेसेंट साइड को पैरेललोग्राम को, तो जो है एक ड्रॉ करना है एक पॉइंट से डायगोनल जो कि पास पॉइंट रिप्रेजेंट करता है दोनों के रिजल्टेंट। तो दोनों के जो रिजल्टेंट एक पॉइंट से एक पास करना है एक डायगोनल जो कि दोनों के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड भी दिखाएगा, डायरेक्शन भी दिखाएगा। ये जो इसका डायरेक्शन है, ये इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन है।
तो उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा। तो इसमें भी वही प्रोसेस है। आर वेक्टर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सेम फार्मूला था, इसीलिए इसको उसके बाद हमारा कोई एक एंगल है अल्फा एंगल, जो कि यहाँ से मेट गया एंगल से यहाँ से बनाता है थीटा एंगल। तो इसको कैसे ड्राइव करेंगे, तो वो तो इसमें तो सिंपल वो फार्मूला वो भी जो पिछले प्रोसेस में लगाए थे वो भी यूज कर सकते हैं, या फिर इसका एक अलग फार्मूला भी है। देखते हैं आगे हो नहीं दिए तो बताते हैं उसका फार्मूला क्या है। टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये है इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए। थीटा जो है कोई भी एंगल के बीच में, तो उसको ऐसे ड्राइव कर सकते हैं। अब क्या कहता है कि कोई एक पैरेललोग्राम है, ये दो साइड है पैरेललोग्राम का, इससे जो ये डायरेक्शन निकलेगा ये, तो इसका रिजल्टेंट होगा जो ए प्लस बी को डिनोट करेगा, और इस डायरेक्शन से जो जाएगा वो ए माइनस बी को डिनोट करेगा, ए माइनस बी को डिनोट करेगा। तो चलिए आज का आपका क्वेश्चन इसी टॉपिक से है, आपका वेक्टर का कंप्लीट वेक्टर का आपका क्वेश्चन इसी टॉपिक से है। तो इसी टॉपिक से क्या क्वेश्चन है कि मान लेते हैं कोई एक ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो है इसका जो मैग्नीट्यूड है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के बराबर है। तो ए और बी के बीच में रिलेशन डिफाइन करना, ए और बी के बीच में क्या रिलेशन है, ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर है। सेकेंड ऑप्शन है ए वेक्टर इज ग्रेटर देन बी वेक्टर। थर्ड ऑप्शन है बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए वेक्टर। डी ऑप्शन है नॉन ऑफ दी। तो क्या होगा इसका सही आंसर, आपको करना है कमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डॉट प्रोडक्ट क्या है, इसी को डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखे हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, वर्ग बराबर क्या होता है एफ डॉट एस। तो इसमें हम क्या देखे थे कि ये भी एक फोर्स है, फोर्स एक वेक्टर है, एस डिस्टेंस जो कि एक स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट भी स्केलर है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, ये फोर्स एक वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर है, दोनों एक वेक्टर हैं। फिर भी इसका हम प्रोडक्ट देखते हैं, हमारा वर्क आता है जो कि एक स्केलर है। तो वही होता है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट इसी को कहते हैं। अगर दो वेक्टर का हमारा प्रोडक्ट अगर स्केलर आ जाए, दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर हमारा स्केलर आ जाए, उसी को हम डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका फार्मूला है, कोई भी वेक्टर है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट हमारा स्केलर आ जाए उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। उसमें कहते हैं कैसे, जैसे मान लेते हैं हमको ए डॉट बी करना है, कोई एक वेक्टर है और उसको बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसको कहते हैं ए बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा इसको करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम इसी में देखें वर्ग देखे थे जो, तो हम पढ़े हैं वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है एफ डॉट एस, और साथ ही साथ इसका फॉर्मूला होता है हमारा एफ एस कॉस थीटा। जब सॉल्व करते हैं तो हम कॉस थीटा यूज करते हैं, तो यही है इसका डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस कंपोनेंट रहता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं रहता है क्योंकि ये स्केलर प्रोडक्ट है। तो देख लेते हैं अब आगे। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जब दो वेक्टर का जो होता है स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर का जो इक्वल होगा द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के प्रोडक्ट के और साथ ही साथ का कोसाइन एंगल का। तो हम देखिए इसमें दो का मैग्नीट्यूड लिए, एस का मैग्नीट्यूड लिए, साथ ही साथ कोसाइन लिए, एंगल दोनों के एंगल के बिटवीन का। तो यहाँ एग्जांपल दिया गया है, तो जिससे देखते हैं एक कोई थीटा है एंगल बिटवीन दो वेक्टर, यहाँ दो वेक्टर के बीच के एंगल थीटा है,
और एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ए है, ए बी है, तो उसका स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो हो जाएगा ए बी कॉस थीटा। तो इससे अक्सर क्वेश्चन आ जाता है। अब देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट होता है कोई भी दो वेक्टर का जिसका सेम वेक्टर हो और इक्वल, सेम वेक्टर इज इक्वल, अगर दो वेक्टर का जो हम प्रोडक्ट करेंगे उसका सेम हो तो उसका स्क्वायर होता है उसका मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर। तो देखते हैं क्या कर रहा है। जैसे कोई दो वेक्टर हैं, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, दोनों हमारा इक्वल वेक्टर है। इक्वल वेक्टर करने का मतलब क्या होगा, दोनों का डायरेक्शन सेम है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, तो बोल रहे हैं कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो चलिए हम देखते हैं डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। और जानते हैं कि जब इक्वल वेक्टर होता है, इक्वल वेक्टर होता है उसका थीटा 0 हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है थीटा। तो ए बी कॉस 0, कॉस थीटा कॉस 0, कॉस 0 का वैल्यू जानते हैं हम एक, कॉस 0 का वैल्यू जानते हैं हम, 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 है। अब तो हमारा आ गया क्या, ए बी। अब हम जानते हैं दो वेक्टर हैं जो कि दोनों इक्वल वेक्टर हैं, इसका मैग्नीट्यूड इसका डायरेक्शन दोनों सेम है। सेम है तो हम इसके जगह इसका भी नाम यूज कर सकते हैं, ए बराबर मतलब ए बराबर ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर है, ऐसा है। तो हम एक वेक्टर की जगह बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, बी की जगह ए लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे बी की जगह एक ए लिख देते हैं, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर। तो वही इसमें बताया गया है कि अगर दो स्केलर प्रोडक्ट दो वेक्टर का जिसका सेम वेक्टर हो इज इक्वल, दोनों वेक्टर जो होता है इक्वल वेक्टर होता है तो वो स्क्वायर होता है उसके मैग्नीट्यूड का। तो इसका दो वेक्टर सेम था उसका स्क्वायर हुआ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर के बराबर हुआ उसका वेक्टर का। अब उसके बाद है रिलेशन बिटवीन स्केलर एंड ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर देखे थे कि तीन वेक्टर जो कि आपस में परपेंडिकुलर था, उसको एक्स के डायरेक्शन में आई कैप से डिनोट किए थे, वाई के डायरेक्शन में जे कैप से और जेड के डायरेक्शन में के कैप से डिनोट किए थे। अब इस दोनों के बीच में देखना है क्या है, स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और उसके बीच में रिलेशन। चल देखते हैं। सबसे पहले हमारा है दो रिलेशन है, पहले सेम वेक्टर के आई के बीच में, जे जे और के बीच में और एक अपोजिट के वेक्टर में। तो देखते हैं क्या है रिलेशन। तो देखते हैं आई और जे के बीच में अगर डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो हम जानते हैं कि आई जे के बीच में एंगल कितना होता है, cos 90 होता है। और cos 90 का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो हमारा आई जे का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हमारा आई जे का वैल्यू 0 हो जाएगा। उसके बाद हमारा आई तो हम देखें अभी सेम वेक्टर का बीच में जब यहाँ पर देखें अगर सेम वेक्टर है इक्वल वेक्टर है उसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकाले तो ए स्क्वायर हो गया। सेम प्रोसेस इसमें भी है, इसका भी आई है, जे है, के है, उसी का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम आई कर लेते हैं, जे कर लेते हैं, के कर लेते हैं। जैसे कि हमारा आई डॉट आई है तो हमारा इसका जो होता है स्क्वायर हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। कोई भी यूनिट वेक्टर है उसका वन यूनिट उसका हाथ ही हो जाएगा वेक्टर, कोई भी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 ही होगा। तो यहाँ पर उसका 1 हो गया तो 1 का स्क्वायर। तो यही हमारा है कि ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का जो होता है आई जे के का बीच का जो होता है डॉट प्रोडक्ट 1 हो जाता है, और आई जे और के का आई जे के और के का डॉट प्रोडक्ट होता है वो 0 हो जाता है। अब आ जाता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर जो होता है इक्वल होगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पोंडिंग साइड एक्स वाई। जैसे मान लेते हैं हमारे पास है कोई हमारे पास 2-3 वेक्टर हैं, जैसे कि मान लेते हैं एक्स के डायरेक्शन में कोई वेक्टर है, ए वेक्टर है तो हम एक्स के डायरेक्शन में है, एक्स के डायरेक्शन में हम जानते हैं आई कैप से नोट करते हैं। और वाई के डायरेक्शन में कोई है, वाई के डायरेक्शन में जानते हैं के से नोट करते हैं, सॉरी जे से, वाई के डायरेक्शन में हम जे से नोट करते हैं। और जेड के डायरेक्शन में के से नोट करते हैं, जेड के डायरेक्शन में के से नोट करते हैं।
के कैप से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा वेक्टर को डिनोट करने का तरीका है। कोई भी वेक्टर को अगर वो अलग अलग परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर के डायरेक्शन में हो तो उसको हम इस तरह से हम डिनोट करते हैं। उसके बाद है हमारा बी वेक्टर है, और बी एक्स आई के डायरेक्शन में, बी वाई जे के डायरेक्शन में, और बी जेड के डायरेक्शन में। अगर इसके बीच में हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़े, इसके प्रोडक्ट बीच में अगर हमको डॉट प्रोडक्ट निकालना पड़े तो हम डायरेक्टली इसमें लिख देते हैं ए एक्स वाई एक्स, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। तो ये हमारा तरीका कोई भी डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए दो वेक्टर के बीच का इसी तरह से निकालते हैं। अब अगर इसका एंगल निकालना है, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है, तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय ए बी। ये फॉर्मूला कहाँ से आया वो देखते हैं। हम जानते हैं ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा होता है। अगर हमको यहाँ से कॉस थीटा निकालना पड़े तो हम क्या करेंगे, ए बी के ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और साथ ही ए बी वेक्टर लिख देंगे, ए बी वेक्टर। तो ये क्या है, ये इसका मैग्नीट्यूड है और ये कॉस थीटा और उसका डायरेक्शन है, और ये ए बी वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट हो गया। तो इस तरह से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं, ये हम पहले भी देखे थे। तो लेकिन इसमें जो है हमारा ये कार्टेशियन फॉर्म में है, तो यहाँ हमें एक चीज़ और समझना पड़ेगा ये निकालने के लिए, क्योंकि हमको ए और बी का वैल्यू पता नहीं है, वो आई जे के फॉर्म में है। तो इसको हम सिंपली कैसे देखें ए और बी क्या होगा, तो हमारा मैग्नीट्यूड है, कोई वेक्टर है अगर वो आई जे के फॉर्म में रहता है तो उसको निकालने के लिए, जैसे कोई एक वेक्टर ए है, ये आई जे फॉर्म के फॉर्म पर ए एक्स आई कैब है, ए वाई जे कैब है और ए जेड के कैब है। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, इस वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना पड़े तो हम इसको क्या करेंगे, अंडर रूट लेंगे ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर कर देंगे। इससे हमारे इसका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो हमारे यहाँ क्या था, कॉस थीटा निकालना था और ये दो मैग्नीट्यूड दिया। चलिए कॉस थीटा निकाल देखते हैं कैसे निकलेगा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पहले ए डॉट बी, ये तो जानते हैं ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम देखें तो यहाँ पर ए डॉट बी क्या आया था हमारा, ए एक्स बी एक्स हमारा आया था, ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। यही हो जाएगा इसका मैग्नीट्यूड की जगह ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड और बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखें अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे क्या दे देंगे, ए एक्स का स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। फिर है बी का, तो बी एक्स का स्क्वायर, बी वाई का स्क्वायर और बी जेड का स्क्वायर, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। तो ऐसे हम ड्राइव कर सकते हैं कोई भी कॉस एंगल दोनों के बीच में। उससे उतना को क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है नहीं कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये कॉस थीटा यहाँ पे टोटल में ये गलत दे दिया है, ये टोटल में नहीं होगा। इतने तो ये ऐसा हो गया फार्मूला। अब उसके बाद देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट में हम देखें उसमें उसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट।
वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्यों कहते हैं इसको वेक्टर प्रोडक्ट जानते हैं? इसमें क्या होता है कि दोनों पार्ट जो होता है ये वेक्टर को यहाँ वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो हमारा आ जाता है एक वेक्टर। तीसरा जो रिजल्टेंट होते हैं वो भी एक वेक्टर मिलता है। ऐसा अभी तक आप इसका एक भी फॉर्मूला पढ़े नहीं होंगे, लेकिन इसमें जो पढ़ने वाले हैं वो है एक टॉर्क। टॉर्क बराबर क्या होता है? फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स क्रॉस रेडियस। तो ये आप टॉर्क जो है इसी क्लास में आप 11th में पढ़ने वाले हैं, ऐसे पॉलिटेक्निक में भी आप पढ़ेंगे। टॉर्क बराबर होता है एफ क्रॉस आर। तो ये क्या देखते हैं कि टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर है, और आर मतलब रेडियस भी वेक्टर ही है। चलिए देखते हैं आगे। अब दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट, तो यहाँ करना है दो वेक्टर का प्रोडक्ट जो है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों का मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ का साइन एंगल का होगा बिटवीन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या बोल रहे हैं समझते हैं इसको। अगर कोई एक ए वेक्टर है क्रॉस कर रहे हैं बी वेक्टर से, तो ये क्या हो जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड प्लस बी का मैग्नीट्यूड प्लस साइन थीटा हो जाएगा। यही से बता रहा है कि अगर दो वेक्टर का जो वेक्टर प्रोडक्ट लेते हैं और टू वेक्टर का, तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, दोनों के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लिए, और डायरेक्शन जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द, और उसके साथ साथ साइन एंगल का लिए बिटवीन देम, तो दोनों के बीच में साइन एंगल जो है वो लिए। और उसके बाद बोल रहे हैं अब जानते हैं कि वो हम वेक्टर यहाँ बात क्या कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का, तो श्योरली इसका कुछ ना कुछ सर्टेन डायरेक्शन होगा। तो ए और बी के जो बी का जो वेक्टर उसका परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगा वो लेंगे, तो उसको हम एन कैप से डिनोट कर देते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन के अनुसार ले लेते हैं डायरेक्शन। और डायरेक्शन लेने के लिए क्या करते हैं हम, जो भी वेक्टर रहता है हम यहाँ पर आगे दिखाते हैं इमेज के द्वारा। यहाँ देखिए जैसे ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, तो सबसे पहले मेरा अपना थंब यहाँ रखें, यहाँ अपना हाथ रखेंगे और अपने हाथ को इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे, अपना हैंड यहाँ रखेंगे और इस डायरेक्शन में मोड़ेंगे। तो ये देखेंगे हम थंब जो है इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, तो हम राइट हैंड थंब रूल के द्वारा भी इसका डायरेक्शन पता कर सकते हैं। तो देखते हैं ये करके क्या क्या है। अगर कोई भी दो वेक्टर हैं ए और बी जिसके बीच में एंगल थीटा है, तो उसका वेक्टर प्रोडक्ट जो हो जाएगा ऐसे हो जाएगा ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन, जैसे कभी हम बताएं कुछ देर पहले, यही सेम प्रोसेस। उसके बाद है अब है जैसे कोई दो वेक्टर हैं, अगर दो वेक्टर हैं उसका सेम वेक्टर है, तो अगर दो सेम वेक्टर उसका प्रोडक्ट जो होता है जीरो हो जाएगा। तो कैसे होगा तो ये समझते हैं। जैसे ए क्रॉस ए है, तो इसका ए इंटू साइन जीरो हो जाएगा। कि साइन जीरो क्यों हुआ, क्योंकि जानते हैं जब दो वेक्टर जो होता है इक्वल वेक्टर होता है, सेम वेक्टर होता है, मतलब इक्वल वेक्टर होता है, तो उसका डायरेक्शन सेम होता है, दोनों के बीच में एंगल भी जीरो हो जाता है, तो जीरो हो गया। तो साइन जीरो का वैल्यू हम जानते हैं जीरो हो जाता है, जीरो से किसी भी को मल्टीप्लाई करे तो वो जीरो ही हो जाएगा। उसके बाद है वेक्टर प्रोडक्ट और आई जे के का रिलेशन। इससे क्वेश्चन आता नहीं, इसे देख कोई फायदा है नहीं। अब इससे भी इसे पूछा जाता नहीं, लेकिन इसे कभी कभी थियोरिटिकल सवाल पूछा चले जाता है। जैसे कि बोला जाता है दो वेक्टर हैं एक्सप्रेस किया जाता है, एक्सप्रेशन है उसको डिटर्मिनेंट टर्म में उसका हम कंपोनेंट का निकाल सकते हैं। कोई दो वेक्टर का प्रोडक्ट निकालना है तो उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म में निकाल सकते हैं। तो ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, पूछा नहीं जाता इससे। उसके अलावा मोशन, अब मोशन क्या है, मोशन के बारे में देखते हैं। मोशन क्या, तो जब कोई भी ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी हो, या जब अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज कर रहा हो, तो हम कहेंगे वो अपना मोशन में है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक पोल है और हम इधर से मूव कर रहे हैं,
इधर से कोई एक बंदा मूव कर रहा है, तो वो देखेगा कि उसका पॉल अपने जगह पे रह जाएगा और ये मूव करते रहेगा। तो किसी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर रिलेटिव ऑब्जेक्ट के बीच में पोजीशन चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे मोशन कर रहे हैं। तो कहते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली चेंज करता है अपना पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स पोजीशन, जैसे हम देखें कि यहाँ पर ये आदमी अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं और एक अपना पोजीशन चेंज करना जिस पर एक फिक्स पॉइंट हम पोल को लिए थे, इस फिक्स पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो हम कहते हैं ऑब्जेक्ट मोशन में है। मोशन 1 डायमेंशन में भी होता है, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन। तो इसका मतलब समझते हैं क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई एक आदमी है जो कि मूव कर रहे हैं एक रोड पर, तो हम देखेंगे वो एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम दूसरा देखें, एक गिरगिट को देखें, चल जाओ गिरगिट बन, अगर मान लेते हैं कोई गिरगिट है वो हमारा वॉल पे मूव कर रहा है, इससे हमारा दीवार का वॉल है यहाँ पे मूव कर रहा है, तो हम देखेंगे ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में, क्योंकि ऐसे जैसे बढ़ता है तो हम देखेंगे यहाँ एक्स में ही बढ़ा, वाई में भी बढ़ा, तो ये 2 डायमेंशन हो गया। और 3 डायमेंशन का समझे, एक मक्खी लेते हैं, मक्खी वही घर का कॉर्नर में बैठा हुआ है, घर का कॉर्नर में, और उड़ेगा, अचानक उड़ता है तो हम देखेंगे कि वो एक्स के डायरेक्शन में, वाई के डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में, तीनों डायरेक्शन में वो फ्लाई करता है, तो वो 3 डायमेंशन हो गया। अब है डिस्टेंस। जब भी कोई भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में अगर जाने में जितना भी पाथ कवर करता है, जितना लेंथ कवर करता है, उसको उसका डायरेक्शन कहते हैं। जैसे कि देखें तो यहाँ से स्टार्ट के चलना, स्टार्ट के गए यहाँ आए, यहाँ से गए यहाँ आए, यहाँ से गए यहाँ आए, तो देखें कि तीनों केस में हम अलग अलग पाथ का यूज़ किया, अलग अलग लेंथ है। तो यही जो जितना लेंथ कवर करता है उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं, देखते हैं क्या है डेफिनेशन। द लेंथ ऑफ द टोटल पाथ कवर बाय बॉडी, जो टोटल पार्ट में एनी टाइम में किसी भी टाइम को डिस्टेंस, जैसे कोई टोटल पार्ट जो होता है कवर किया जाता है किसी बॉडी के द्वारा एक टाइम में, गिवन टाइम में, तो उसी को हम डिस्टेंस कहते हैं। अब ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ये इसमें हम कोई डायरेक्शन का फिक्स नहीं था, हम इधर से जाएँ कोई फर्क नहीं पड़ता था, हम किधर से भी हमको बस जाना था। तो ये था हमारा डिस्टेंस के बाद आ जाता है हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है। ऐसे हम लेते हैं एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ है, चलिए हम इसको गए अब एक सीधा है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दोनों के बीच का शॉर्टेड डिस्टेंस देखते हैं। अगर हम इधर से गए और एक बंदा था जो यहाँ से चले गए, तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता है आप किस रोड से जाएं, ये बस इनिशियल और फाइनल के पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही देखेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखेगा। तो देखते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या है। मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन 2 इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो मिनिमम डिस्टेंस रहता है उसी को हम कहते हैं बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डायरेक्शन का जरूरी पड़ता है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब डायरेक्शन का जरूरी पड़ेगा। उसके बाद है स्पीड, इसमें कहते हैं इसको रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस। तो ये हमारा पढ़ा हुआ भी टॉपिक है और इसमें बस डिफिनेशन से ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं, इसीलिए हम फास्ट खींच रहे हैं। तो कोई कंफ्यूज हो रहा है तो स्लो पे देख लो। तो अपना डिस्टेंस का जो चेंज करता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, उसी को हम स्पीड कहते हैं। स्पीड क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है यूनिट टाइम में जो करता है उसी को हम स्पीड कहते हैं, तो उसी को हम रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं। जैसे कि डिस्टेंस है और यूनिट टाइम टी है तो उसको हम कहेंगे स्पीड है। कोई भी ऑब्जेक्ट का स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है और ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। उसके बाद है एवरेज स्पीड। मान लेते हैं हमें यहाँ से यहाँ तक जाना था, पहले हम गए यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर पर सेकंड से, फिर यहाँ से यहाँ तक गए 3 मीटर पर सेकंड से, उसके बाद यहाँ पहुँचे हम 2 मीटर पर सेकंड से। तो हम अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड यूज किए, तो अलग अलग समय पे अलग अलग स्पीड किए। तो अगर हम इसको टोटल टाइम और हम देखते हैं, टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने में हमको 10 मिनट लगा।
तो देखिए हम अलग अलग स्पीड जो यूज किए हैं, इसी को अगर तो इसको एक एवरेज निकाल लें तो उसी का हो जाएगा मेरा एवरेज स्पीड, उसी का एवरेज कहेंगे इसको हम। जैसे कि इसको निकाल लें, हम 3 डिफरेंट स्पीड से गए हैं। पहला 5 मीटर पर सेकंड से गए, दूसरा 3 मीटर पर सेकंड से गए, और चौथा 2 मीटर पर सेकंड से। इसी को डिवाइड 3 कर दीजिए, इसका एवरेज आ जाएगा। इसी को हम एवरेज स्पीड कहेंगे। और एक तरीका एवरेज स्पीड समझने का, जैसे मान लें हम यहाँ से यहाँ तक है, पहला कुछ डिस्टेंस 5 मीटर जो है हम कुछ अलग स्पीड से चलें, पता नहीं क्या स्पीड है, कोई एक्स स्पीड है। फिर उसके बाद जो है हम 4 मीटर जो है इसको हम अलग स्पीड से चलें। उसके बाद हमारा लास्ट 3 मीटर जो है इसको हम अलग स्पीड से चले, और यहाँ से यहाँ तक जाने में हमको लगा 20 मिनट लगा। तो हमारा एवरेज स्पीड जो हो जाएगा, एवरेज स्पीड जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस मेरा क्या है, 5 12 12 है, 12 है बाय टाइम 20 है। तो ये हमारा एवरेज स्पीड हो गया। तो यही है कि अगर कोई बॉडी कवर करता है डिफरेंट डिस्टेंस विद डिफरेंट टाइम, डिफरेंट स्पीड, अलग अलग डिस्टेंस अलग अलग स्पीड करता है, उसका एवरेज स्पीड जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट है हाफ डिस्टेंस जो है v1 स्पीड से करता है और सेकंड हाफ जो होता है v2 से करता है, उसका एवरेज समझते हैं। हमें यहाँ से यहाँ तक जाना था, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस और सेकंड हाफ डिस्टेंस मान लेते हैं x डिस्टेंस ये है और ये x डिस्टेंस है। इसको हम v1 वेलोसिटी से कवर किए, इसको v2 वेलोसिटी से कवर किए। तो हमको इसका निकालना है एवरेज वेलोसिटी निकालना है, सॉरी एवरेज स्पीड निकालना है, एवरेज स्पीड चाहिए। अब देखते हैं ये क्या है। फर्स्ट हम इस मेरा फर्स्ट यहाँ तक का पहले हम ड्राइव करते हैं, टाइम ड्राइव करते हैं। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर हो जाएगा हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम बराबर हो जाता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया। तो हम यहाँ देखें तो मेरा क्या है, डिस्टेंस टोटल x डिस्टेंस है और स्पीड क्या है v1 है, और सेकंड टाइम 1 है और टाइम 2 देखते हैं। सेकंड पार्ट में जो टाइम लगा वो भी डिस्टेंस हमारा क्या है, उसका x है और वेलोसिटी v2 है। तो ये हमारा टोटल टाइम था। अब हमारा एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, एवरेज का हम टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कितना था, टोटल डिस्टेंस x और x 2x था और टोटल टाइम यहाँ निकाला है हम, 2 टाइम निकाले हैं, v1 x1 और v2 x बाय v2। तब टोटल टाइम से पहले देख लेते हैं कितना आएगा, x बाय v1 है प्लस x बाय v2 है। अब इसको हम ऐड करें तो यहाँ v1 v2 x v1 प्लस x v2 प्लस x v1 ये हमारा आ गया। तो चलिए हम यहाँ पे इसको पुट कर देते हैं, इसका वैल्यू x v1 प्लस x v2 बाय v1 प्लस v2 आया। तो एवरेज स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, अब हमारा x जो है यहाँ हम x कॉमन ले लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा 2x बाय x कॉमन ले लिए तो v1 प्लस v2, और साथ ही साथ ये नीचे में v1 v2 तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ चले जाएगा, यार क्या होने लगता है, यहाँ हो जाएगा v1 v2। अब ये x कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो ये था हमारा एवरेज स्पीड। तो अगर वही था 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, अगर 3 ऑब्जेक्ट के बीच में रहेगा, 3 डिफरेंट टाइम इंटरवल के बीच में रहेगा, तो उसके लिए हम 3abc प्लस 3abc प्लस ca ऐसे कर लेंगे। अब हुआ इंस्टेंटेनियस स्पीड। जैसे मान लेते हैं हम इस जगह से हम यहाँ तक गए,
अगर हमें पूछ लिया जाए इस जगह पर हमारा स्पीड क्या था तो उसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ऐसा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक सर्टेन टाइम इंटरवल, मतलब कि यहाँ पर टाइम जो होगा अप्रोक्सीमेटली, यहाँ जो टाइम जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 0 के आसपास होगा। 0 सेकेंड, सेकेंड का भी 0 पार्ट कर देंगे तो सेकेंड का अगर 10 पार्ट करते हैं उसका भी सबसे छोटा इंटरवल लगा उस समय का बात कर रहे हैं। तो ये बहुत छोटा टाइम इंटरवल में जो स्पीड रहता है उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट गिवन इंस्टेंट, किसी एक गिवन इंस्टेंट पे जो उसका बॉडी का रहेगा स्पीड वही होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इससे क्वेश्चन आता नहीं है, तो डिफ्रेंशिएशन पे है ds/dt हो जाता है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। अब वेलोसिटी क्या है, अगर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट हो, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट, ध्यान रखना है। इन यूनिट टाइम में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसी को हम कहेंगे वेलोसिटी, कहेंगे। तो देखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का चेंज होना ये हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। जिस रेट से चेंज होता है जिस यूनिट टाइम में होता है उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको रिप्रेजेंट हम v से करते हैं और इसका यूनिट जो है मीटर पर सेकंड SI यूनिट है। इसका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वही हो गया अगर इसका टाइम इंटरवल अबाउट 0 हो तो उसको हम उस इंस्टेंट पे कहेंगे, जो भी वेलोसिटी होगा उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट गिवन इंस्टेंट, कीजिए गिवन इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी होगा उसी को हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे। और इसका फॉर्मूला होता है dr/dt। dr जो होता है रिजल्टेंट होता है टू वेक्टर का। अगर एक बॉडी मूव करें सर्कुलर पाथ में तो आफ्टर कंप्लीटिंग 1 साइकिल इसका एवरेज वेलोसिटी 0 होगा। तो ये कैसे होगा इसको समझते हैं। मान लेते हैं एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। अब पहले हम एवरेज वेलोसिटी का जो है वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो हम यहाँ टोटल डिस्प्लेसमेंट देखे, हम यहाँ से गए, मूव किए और आके फिर से यहीं पे आ गए। तो क्या हो गया था, हम टोटल डिस्प्लेसमेंट किया, जहाँ से इनिशियल पॉइंट था वहीं हम फाइनल पॉइंट पहुँच गए। हम तो टोटल हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया तो 0 बाय टाइम 0 हो गया। तो ये कह रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका हम कंप्लीट रोटेट करने के बाद उसका एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। अगर कोई बॉडी कवर करता है इक्वल हाफ डिस्टेंस विद v1 और v2 तो उसका रिलेटिव एवरेज वेलोसिटी वही सेम फॉर्मूला लग जाएगा 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता है t टाइम के लिए और t2 टाइम के लिए तो उसका एवरेज वेलोसिटी v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2 हो जाएगा। अब एक्सेलरेशन क्या है, इसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से रेट चेंज होता है उसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। चलो देखते हैं। तो अगर कोई भी रेट ऑफ चेंज होता है वेलोसिटी में उसी कहते हैं एक्सेलरेशन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको रिप्रेजेंट ए से किया जाता है और इसको dv/dt डेल्टा v/डेल्टा t होता है एक्सेलरेशन, या फिर ट्राइड वेलोसिटी बाय टाइम भी कर सकते हैं। और इसका वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज करता है तो उसको हम कहते हैं रिटार्डेशन या डिएक्सेलरेशन कहते हैं। अब वही वेलोसिटी रिटार्ड कर जाएगा तो रिटार्डेशन या डिएक्सेलरेशन कहते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, तो हम लोग जैसे कि बचपन का दिन देखे तो हम जब ट्रेन पे रहते थे हम क्या देखते थे, ट्रेन मूव कर जाता था, हमें ऐसा लगता था कि ट्रेन नहीं बल्कि वो आगे का रखा हुआ सामान या फिर जो भी वृक्ष फल जो सब पेड़ पौधा से मूव कर रहा है तो उसी को हम रिलेटिव वेलोसिटी, जब एक के कंपेयर में दूसरा मूव करे तो उसको हम रिलेटिव वेलोसिटी कहेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट ये है मूव कर रहा है विथ वेलोसिटी v1 v2 से
with respect to each other coordinate system along the straight line of the same direction, then the velocity of AB बता रहा है क्या, जब कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए वेलोसिटी से ई डायरेक्शन में चल रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट है जो बी वेलोसिटी से ई डायरेक्शन में चल रहा है, तो हम दोनों के बीच का जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा तो b1 बी पहला वेलोसिटी ऑफ बी का वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगा। इससे क्वेश्चन आता नहीं है इस टॉपिक से उतना। अब इक्वेशन ऑफ मोशन हम जानते हैं थ्री इक्वेशन हम पढ़े हैं। v बराबर यू प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी, यू टी प्लस हाफ ए टी, और उसके बाद हो गया वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो पहला यही तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही तीन जो कि हमारा कोई मोशन को अगर कोई बॉडी स्टार्ट करते हैं यू और आफ्टर कुछ टाइम टी टाइम के चलता है, और यही है वो, इसमें कुछ काम का खास बात है नहीं। तो यही एक तीन इक्वेशन दिया गया था जिसके द्वारा हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्या है। कोई मान लेते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं n सेकेंड के लिए, कोई n सेकेंड पे कितना डिस्टेंस, मतलब हमें पूछा जाए अगर हम यहाँ से यहाँ तक गए, हम पूछा जाएगा 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो हम इसको लिए इस फार्मूला का हम यूज कर सकते हैं। एस एन बराबर यू प्लस हाफ ए 2n माइनस 1 कर सकते हैं, या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं पहले 6 सेकंड इस फार्मूला से पहले 6 सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ, उसके बाद -5 सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ, हम ये यूज करके इस फार्मूला से हम ये भी ड्राइव कर सकते हैं। अब कन्वर्जन है कन्वर्जन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। जैसे कन्वर्जन क्या है, तो इसका 3 तरह का कन्वर्जन होता है। पहला है अगर मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाता है, या फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, और तीसरा हमारा दिया हुआ है जो कि हमें पढ़ना है, वो दिया हुआ है अगर बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल जाए, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है तो क्या होगा। चलिए हम तीनों को एक करके समझते हैं। पहला जैसे हमारा इनिशियल वेलोसिटी अगर 0 हो जाए तो हम जानते हैं v बराबर यू प्लस ए टी होता है। अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी जो 0 हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर ए टी हो जाएगा। दूसरा बराबर फॉर्मूला है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो हमारा वी स्क्वायर बराबर यू के जगह 0 ले जाए तो हम यहाँ पे हो जाएगा 2as। अब तीसरा हो जाता है हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो अगर हमारा u 0 हो जाएगा तो ut हमारा 0 हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये था हमारा पहला 0 u अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा। और दूसरा हमारा अगर ये नेगेटिव हो जाएगा, देखते हैं ये नेगेटिव होगा, सॉरी, अगर मान लेते हैं ये नेगेटिव हो जाता है, ये नेगेटिव हो जाएगा तो क्या होगा, v बराबर u प्लस ए टी है। अगर हमारा ये नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल टर्म नेगेटिव हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, v बराबर u माइनस ए टी। अब हमारा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर अगर हमारे यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया तो हमारे का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, s बराबर यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इसीलिए हम फास्ट में खींचते जा रहे हैं। अब तीसरा हमारा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अगर ये नेगेटिव हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2as। अब तीसरा करें, तीसरा इंपॉर्टेंट है हमारा, करें यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी कहते हैं। और यूनिफॉर्म मोशन होगा तो हम जानते हैं यूनिफॉर्म, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी देखे थे, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम था, अब देखिए वेलोसिटी में अगर यूनिफॉर्म चल रहा है मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब चेंज इन वेलोसिटी 0 हो गया बाय टाइम, तो हमारा ये 0 हो गया। अगर एक्सेलरेशन, अगर इसको हम सीधा समझे तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो हम देखते हैं एक्सेलरेशन 0 होगा तो v बराबर यू प्लस ए टी था। अगर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा टोटल टर्म 0 हो जाएगा, v बराबर u हो जाएगा। दूसरा s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर यहाँ भी अगर 0 हो गया a तो मेरा टोटल टर्म 0 हो जाएगा, तो s बराबर यू टी हो जाएगा। और तीसरा है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as।
यहाँ अगर ए 0 हो गया तो v² बराबर u² हो जाएगा। यही था 3 कन्वर्जन था हमारा। देख लेते हैं बुक भी यही बताया। अगर कोई मुझे स्टार्ट करता है रेस्ट तो इक्वेशन ऑफ मोशन v बराबर at हो जाएगा, s बराबर ut प्लस s बराबर हाफ at² और v² बराबर u² हो जाएगा। अब सेकंड में वेलोसिटी अगर बॉडी डिक्रीज करता है तो v बराबर u माइनस at हो जाएगा, s बराबर ut माइनस हाफ at² हो जाएगा और v² बराबर u² माइनस 2as हो जाएगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है यूनिफॉर्म मोशन मतलब उसका एक्सीलरेशन 0 है तो v² बराबर u हो जाएगा, v बराबर u होगा, v² बराबर u² हो जाएगा, s बराबर ut हो जाएगा। अब उसके बाद हम आ जाता है मोशन अंडर ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंदर क्या होता है, दो मोशन होता है, या तो ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरा होगा या तो ऊपर से नीचे से ऊपर जा रहा होगा। तो इसमें भी हम वही मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो ये भी दो तरीका से सकते हैं, चलिए देखते हैं। अगर मोशन अंडर ग्रेविटी देखते हैं, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट थ्रो किया जाता है अपवर्ड या फॉल करता है डाउनवर्ड तो हम कहते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी उसको कहते हैं। अगर कोई भी अपवर्ड जाता है या डाउनवर्ड रहता है उसको इक्वेशन मोशन अंडर ग्रेविटी कहते हैं। और टू ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ पाथ द डिस्टेंस एक्सेलरेशन, जैसे इस अभी जो देखे हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसका इक्वेशन ऑफ मोशन में तो यहाँ पे जो है हाइट डिस्टेंस के लिए हाइट यूज करेंगे और ग्रेविटी जो है एक्सेलरेशन के बदला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी यूज करेंगे। तो देखते हैं इक्वेशन क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कोई अपवर्ड जा रहा है, ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है, हम जानते हैं कि ऊपर जब कोई चीज़ बढ़ता है उसका एक्सेलरेशन धीरे धीरे घटते जाता है और एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है। एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाता है, धीरे धीरे ऊपर देखते हैं तो एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाता है उसका ग्रेविटी नीचे लगता है, जिसके कारण कि उसका धीरे धीरे स्पीड घटने लगता है। तो यहाँ अगर नेगेटिव वाला जो फॉर्मूला तो वही लगा देंगे, v बराबर u माइनस gt लगा देंगे। h बराबर हम देखें कभी जहाँ भी डिस्टेंस था s था वहाँ पे h कर देना है, और जहाँ एक्सेलरेशन था वहाँ g कर देना है। तो इसलिए h के जगह कर दिए और ut माइनस हाफ gt और v² बाई u² माइनस 2gh। तो ये सब पढ़ा हुआ टॉपिक है, इसीलिए हम फास्ट में कर देते हैं। अब कोई है डाउनवर्ड मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन में क्या होता है, v बराबर ut प्लस gt हो जाएगा। एक डाउनवर्ड मोशन में रहता है, एक्सेलरेशन हमारा सेम डाउनवर्ड ही रहता है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड ही रहता है, दोनों डाउनवर्ड रहता है। तो हमारा धीरे धीरे स्पीड बढ़ने लगता है, जैसे हम कुछ फेंकते हैं ऊपर से तो हम जानते हैं स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इसलिए हम डाउनवर्ड मोशन के लिए इनकी स्पीड में रहता है h बराबर ut प्लस हाफ at² v² बाई u² प्लस 2gh स्क्वायर। तो यहीं तक था। और आज का सवाल जो हम दिए थे वो था मोड ऑफ a प्लस b इज इक्वल टू मोड ऑफ a माइनस b। ये सवाल था और आपको इसका रिलेशन पता करना था a b के बीच में। रिलेशन बिटवीन a एंड b के बीच में आपको पता करना है और आपको कमेंट करना है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगला टॉपिक।